चलिए, आज की कक्षा से जुड़े आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से जो कल का क्लास जो छूटा था, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। चलिए, जो कल छूटा था उसी पर हम चर्चा पुनः करेंगे। मौर्यन एम्पायर किस तरह से कैसे क्या हुआ था, शार्ट में चर्चा करेंगे। कल तो नेटवर्क प्रॉब्लम कारण ये क्लास नहीं पूरी चल पाई थी, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, इस पे आपके 10 राजाओं के चित्र हैं। इस स्क्रीन पे जो भी 10 राजा आपके हैं उनके चित्र हैं इस पे। तो मैं सीधे आपको पहले इन्हीं से जोड़ता हूं। चलिए, एडवांस में आ गया ये। देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य का आपको फोटो दिख रहा होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य का 300। खास करके ये भी जानिएगा कि आपका जो मौर्य वंश का जो एम्पायर, जो मौर्य वंश का साम्राज्य या डायनेस्टी जो भी रही है, ये ईसवी पूर्व मतलब ईसा के जन्म के 321 वर्ष पहले की बात है ये। तो 321 ईस्वी के अगल बगल जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की नींव डालता है, और यहीं से मौर्य साम्राज्य का जो है भारत में एक नींव पड़ती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाकी लोगों के बारे में चर्चा हम करेंगे भी बाद में। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सुपुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। पहले 10 राजाओं का नाम देख लीजिए। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक गद्दी पर बैठते हैं। इन 3 राजाओं ही मेन है आपके मौर्य वंश से, इनके बारे में ही प्रश्न ज्यादा करके पूछता है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, इनको विशेष रूप से पढ़ना आपको है। इसके बाद के जो शासक हैं कुणाल, दशरथ, संप्रति, सालसुक, देववर्मा, शतधन्वा और बृहद्रथ, इनके बारे में बहुत कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है। और अंतिम बादशाह शासक आपका है बृहद्रथ, इनके बारे में प्रश्न पूछता है क्योंकि यहीं से मौर्य वंश का अंत होता है। और आप लोग जानते हैं कि इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जब ये सेना को देख रहे थे उसी टाइम पे जो है पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दिया। उसमें निहत्थे थे, और वहीं से जो है शुंग वंश की स्थापना होती है। ब्राह्मण राज का वहीं से जो है शुरुआत होता है। तो इस तरह से आपकी मौर्य वंश की नींव पड़ती है, और मौर्य वंश की जो है यहाँ से समाप्त यहाँ से होता है। तो लगभग 150 वर्ष तक जो है भारत में मौर्य वंश का शासन रहा है। खास करके आपको जानना है कि 10 राजा हमारे जो है हुए हैं। कहीं कहीं पे 12 राजा का नाम देता है, मुख्य रूप से 10 राजा का नाम जानिएगा आप लोग जो है। तो इस तरह से आपके राजा थे, और यहाँ से आपके मौर्य वंश की जो है। चलिए, मैं अब आपको सीधे ले चलता हूं। चलिए, आ जाइए जरा। पर हम सारे राजाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं। पीडीएफ को ओपन हो रहा है। चलिए, आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना? स्क्रीन तो दिख रही है? हाँ, क्या सभी? दिख रही है। चलिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे गौरव की बात है, जो संसद भवन बना आपका है, संसद भवन, जहाँ पे पूरे देश के प्रधानमंत्री या मंत्री लोग जहाँ पे बैठते हैं, उसी के सामने ये चंद्रगुप्त मौर्य की एक मूर्ति वहां लगी हुई है। और मूर्ति में कोई ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने भेंट किया था, और ये मूर्ति वहां स्थापित है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे संसद भवन के सामने बालक अजायपाल चंद्रगुप्त मौर्य भावी भारत निर्माण की कल्पना में, तो इस तरह से वहां पे एक मूर्ति लगी हुई है संसद भवन के सामने। चलिए, अब हम चंद्रगुप्त के बारे में क्रम से देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने बिल्कुल विखंडित भारत को बिल्कुल छोटे छोटे राज्यों में बटा था भारत उस समय, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। और कहा जाता है कि अखंड भारत को इसने खंड खंड किया।
नहीं, खंड खंड भारत को जो अखंड करता है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। और इनके इतिहास से अगर शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे दो लोगों का नाम विशेष रूप से आता है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का नाम आता है। चाणक्य को जिनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त बाकी नामों से भी जानते हैं। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के ही चाचा थे। आपका एक ग्रंथ है गाथा सगहो है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विष्णुगुप्त ब्राह्मण नहीं थे, वास्तव में क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ही चाचा थे। हाँ, ब्राह्मण जैसे कर्म थे उनके, विद्वान थे, बाकी चीजें ठीक थी। तो दो लोगों का नाम विशेष रूप से यहाँ से सामने आता है। जो शुरुआती कहानियां मिलती हैं चंद्रगुप्त मौर्य और किस तरह से गद्दी पर बैठते हैं, तो ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि एक राजा के ही सुपुत्र थे। अभी देखिए नीचे मैं दिखाता हूं आपको, इनके जीवनी के बारे में लिखा हुआ है, कैसे कैसे ये गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ नीचे देखिए, ये पूरा नाम इनका चंद्रगुप्त मौर्य था। जन्म इनका 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ही हुआ था, बिहार में। माता का नाम नंदा और मूरा, दो नाम मिलते हैं यहाँ पे है। मूरा के नाम से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो टाइटल मिलती है हम लोगों को मौर्य, लोग ऐसा मानते हैं कि मूरा के नाम से ही जो है मौर्य, चंद्रगुप्त के आगे मौर्य लगता है। और कुछ लोग, कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि चूंकि मौर्य मोर पालने वाला काम करते थे पिपली वन में, तो इसी कारण से इनके आगे जो है मौर्य की टाइटल लगी हुई है। तो दो बातें यहाँ से आती हैं कि पत्नी का नाम दुर्धरा था, बिंदुसार से जिसका जन्म हुआ था, और भी इनकी पत्नियां चंद्रगुप्त मौर्य की भी बाद में हम चर्चा करेंगे। इनके पोते सुसीम। तो इस तरह से चंद्रगुप्त के और ये भी मानता है कि मतलब इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ये घनानंद के दरबार में जो है एक पद पे थे। पिता का नाम देखिए यहाँ पे सूर्यगुप्त, और यहाँ लिखा हुआ है पिता का नाम सूर्यगुप्त। यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पे पिता का नाम सूर्यगुप्त और स्वार्थ सिद्धि मौर्य लिखा हुआ है। तो ये भी घनानंद के दरबार में एक पद पे थे, लेकिन किसी कारणवश दोनों लोगों में पटरी नहीं खाती है, और वहां से जो है सही बात बनती नहीं है। दुर्धरा से जो चंद्रगुप्त जन्मे थे, इनके बारे में एक बार कहावत मिलती है कि कौटिल्य भी जो है घनानंद के दरबार में ही रहते थे, और मुख्य रूप से विद्वान थे। तो पूजा पाठ वाला जो भी, तंत्र का जो भी इस तरह का काम था वो करते थे वहां पे। एक बार क्या होता है, क्योंकि कलर इनका बहुत बढ़िया नहीं था, साफ नहीं थे, बड़े विभत्स दिखते थे, चेहरा वरा बिल्कुल काले रंग के थे। तो किसी का मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं चाणक्य, और वहां पे घनानंद को भाता नहीं है, चुटकी पकड़ इनको उठा देता है, कहता है यहाँ से निकल जाइए। तो वहीं से जो है कि प्रतिज्ञा लेते हैं चाणक्य कि मैं यहाँ पर आप तभी आऊंगा जब मैं तुम्हारा जो है मेरी चुरकी पर गांठ में तभी बांधूंगा जब मैं नंदवंश का विनाश कर दूं। और वहीं से एक योग्य तलाश करते करते चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी मुलाकात होती है। और ऐसा भी मिलता है कि स्पष्ट रूप से है कि तक्षशिला में कुलपति के पद पर भी काम करते थे चाणक्य जो है, तो वहां पे कुलपति थे। तक्षशिला जानते हैं आप लोग हैं, तक्षशिला वर्तमान में तो कहाँ पड़ता है तक्षशिला? इसमें तक्षशिला किस देश में है? इसमें पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो तक्षशिला में कुलपति थे, तो वहीं पर चंद्रगुप्त को ले जाते हैं, और वहां पे इनकी शिक्षा दीक्षा, युद्ध कौशल, बाकी चीजें वहां पे सिखाई जाती है। और वहां से सीखने के बाद अपने जो अभियान था इनका, मतलब मगध में नंद वंश का पतन को लेकर के वहां से आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम बार जो आक्रमण जो करता है, सीधे राजधानी पर आक्रमण करता है, वहां से पराजित होता है। तो बाद में ठीक मिलती उसको, नहीं हमको छोटे छोटे राज्यों पर पहले आक्रमण करना है, सारी चीजें होती वहां से हैं। शिक्षा ग्रहण के दौरान ही एक वाकया होता है, एक बहुत बड़ी घटना विश्व की है। उसमें सिकंदर महान, जिसको हम कहते हैं सिकंदर निकोटस, भारत पर आक्रमण करता है। लगभग डेट बताइए, कोई डेट क्या था, किस डेट में आक्रमण सिकंदर ने किया था? भारत पर आक्रमण सिकंदर का कब, किस डेट में हुआ था? 326 ईसा पूर्व में जो है, 326
ईसापुर में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। उस टाइम पे चंद्रगुप्त तक्षशिला में था। तक्षशिला जहां पे आक्रमण हुआ था सिकंदर का, तो एक मिलता है, एक जस्टिन नामक एक इतिहासकार है जो ये कहता है कि सिकंदर से मिलने के लिए उसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त भी गए हुए थे कि सहायता करिए और ताकि नंद वंश का पतन हो यहाँ से, चूंकि बहुत सारे कुशासन यहाँ पे चल रहा है। तो वहां पे उसे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है और बाद में लोग जो है किस तरह जान बचाकर वहां से चंद्रगुप्त और चाणक्य भागते वहां से सिकंदर से। तो एक शुरुआती मिलन जो है सिकंदर और चंद्रगुप्त का और सिकंदर का शिक्षा के दौरान ही हुआ था। बाद में सिकंदर आक्रमण करता है। जो आपके उत्तरोत्तर राज्य जो थे, पूर्वी उत्तरी राज्य जो थे, इसमें आपका पूर्व के बारे में मिलता है। वहां पे आपका काबुल, कंधार, जो भी राज्य, कामरान, ये सारे राज्य जो थे वहां पे, उन पर भी आक्रमण का उल्लेख मिलता है। सब पर सत्ता कायम करता है। और मगध पर आक्रमण करने वाला था, उसकी सेनाओं ने जवाब दे दिया कि मैं अब आगे बढ़ने वाला यहाँ से नहीं हूँ। अंत में मजबूर होकर सिकंदर वहीं से वापस चला जाता है। अपने राज्य को सेल्यूकस, जो उसका सेनापति था, उसको सौंपता है कि भाई आप यहाँ पे जो भी जीता मैंने है, इसको देखभाल करिए आप। तो सेल्यूकस को सौंप करके सिकंदर वहीं से जो है वापस चला जाता है। सिकंदर के बारे में मिलता ऐसा है कि मतलब जन्म कहीं पर हुआ, मरा कहीं पर, समाधि उसकी कहीं पर बनी। तो जन्म उसका तो फिलहाल यूनान में हुआ था सिकंदर का, और मरता जाकर बेबीलोन में है, और समाधि भी कहीं अगल बगल बनती है, पुनः मैं उसको देख नहीं पाया। तो 3 राज्यों में उसकी समाधि बनी, मतलब जन्म कहीं और, मरा कहीं और, समाधि कहीं और बनी। तो सिकंदर के बारे में इस तरह से उल्लेख मिलता है। ऐसा भी मिलता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से उसके जो है कि बुखार उसको हुआ, वहीं से उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, सिकंदर का आगमन हो गया, और चंद्रगुप्त जब वहां शिक्षा दीक्षा अपनी पूरी करता है तो नंद वंश पर आक्रमण करना धीरे धीरे प्रारंभ करता है। छोटे छोटे राज्यों पर जीतता पहले है, और जीत करके पुनः प्रहार करता है, और नंद वंश का जो शासक था उसकी हत्या करके, महापद्म नंद की हत्या करके जो है मगध पर मौर्य वंश की नींव डालता है। इसका राजाभिषेक का जो डेट है 321 ईस्वी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त का राजाभिषेक कब होता है? 321 ईस्वी में होता है। तो राजाभिषेक का डेट देखिए है, गद्दी पर बैठता है और वापस राजाभिषेक उसका होता है। इसका शासन अवधि 321 से लेकर के 297 ईसा पूर्व तक, 298-97 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठता है, रहता है। उसके बाद ऐसा मिलता है कि अपने उम्र के, मतलब शासन के अंतिम समय में एक भद्रबाहु नामक जैन दार्शनिक थे, जैन तीर्थंकर थे, उन्हीं से सिद्धिच्छा लेता है। और अंतिम अवस्था में, अपने अंतिम समय में, देखिए यहाँ पे उम्र लिखा हुआ है, लगभग 47-48 वर्ष की उम्र में चंद्रगिरी पहाड़ी जो कर्नाटक पे हैं वहां चले जाते हैं, और वहीं पर एक विशेष उपवास व्रत रख करके जो है श्रवण बेलगोला में अपना जो है जीवन त्याग कर देते हैं। देखिए गुरु भद्रबाहु यहाँ लिखा हुआ है। तो जैन थे वो, पहले हिंदू धर्म को मानने वाले थे, बाद में जैन बनते हैं, कर्नाटक में अपना प्राण जाके त्यागते हैं। तो इस तरह से इनके जीवन का अंत हो जाता है। 2 चीजें और यहां से आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य से, सेल्यूकस का आक्रमण और हेलेना से शादी। यही परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और मेगास्थनीज और चाणक्य, 3-4 चीजें इसके बाद शासनकाल में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, चंद्रगुप्त के शासनकाल की। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सेल्यूकस का आक्रमण। पहले सेल्यूकस के बारे में थोड़ा देख लीजिए, सेल्यूकस कौन था, उसके बाद हम जो है कि आपको ले चलते हैं। पहले सेल्यूकस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए सेल्यूकस आपके हैं, ये सेल्यूकस हैं, और ये जानते हैं आप लोगों, इससे पहले चर्चा मैं कर चुका हूं। सेल्यूकस सिकंदर के सेनापति थे। सिकंदर के मरने के बाद भारत में इनकी सत्ता, जो भी छोड़ गए थे सिकंदर, सारी व्यवस्था देखते हैं। इनके बारे में जरा देख लीजिए क्या चीज है, कैसे कैसे है, कहाँ के रहने वाले थे ये। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति और समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ था।
सेल्यूकस के साथ होता है। मेरी आवाज तो मिल रही है आप लोगों को ना? ग्रीक इतिहासकार जस्टिन, चलिए, उनके साथ होता है और सेल्यूकस के जो आक्रमण करता है यहाँ पे है, और ये देखिए डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट आपको याद रखना है कब आक्रमण हुआ था सेल्यूकस का भारत पर। तो 305 ईस्वी पूर्व में लगभग सिंधु के किनारे पर जो उसका राज था सेल्यूकस आक्रमण करता है और संघर्ष होता है दोनों लोगों में, लेकिन अंत में पराजय सेल्यूकस की होती है। और देखिए क्या होता है इसमें है, 3-4 चीजें यहाँ पे हैं। चंद्रगुप्त के साथ विवाह करता, अपनी पुत्री से विवाह करता है। जो हार जाता है जो सेल्यूकस, तो अपनी पुत्री की शादी जो है से चंद्रगुप्त मौर्य से करता। नाम बता दीजिए, नाम क्या था? नाम बता दीजिए। सेल्यूकस की पुत्री का नाम बताइए। हेलेना नाम था, और भी एक उसका एक नाम था, कोई एक नाम और बताइए। अल्केनिया भी नाम था उसका, हेलेना या अल्केनिया नाम था उसका। यहाँ से उसकी शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। और देखिए 3-4 राज्य यहाँ से जो पूछता परीक्षा में, हिरात, कंधार, कंधार या कंधार, काबुल और बलूचिस्तान, इन 4 राज्यों को जो है दहेज के रूप में या जो भी कह लीजिए हार के रूप में जो है चंद्रगुप्त को ये प्रदान करता है। मतलब 4 राज्य परीक्षा में पूछ सकता आप, काबुल, कंधार, हिरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान या कामरान का क्षेत्र, जो है 4 नाम आपके आते हैं। 4 क्षेत्रों को जो है चंद्रगुप्त को सौंप देता है यहाँ से। और एक विशेष चीज जो है परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां से इतिहास मिलता है आपका है, मान लीजिए सौंपता है, ठीक है, एक तो रानी अपने पुत्री के विवाह करता है, 4 राज्यों को देता है। और देखिए नीचे नाम एक मेगास्थनीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमको इतिहास के स्रोत कुछ मिलते हैं, चंद्रगुप्त शासन व्यवस्था कैसी थी, बाकी चीजों के बारे में जानकारी, उसकी राज दरबार में कितने स्तंभ, क्या चीजें थे, सारी जानकारी आपके मेगास्थनीज के लेखों से मिलती है। एक पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से, मतलब एक अभिलेखी साक्ष्य जो मिलता आपको है मेगास्थनीज की पुस्तक से मिलता है। तो एक दार्शनिक भी यहाँ पे भेजता है, सेल्यूकस अपना भेजता है, इतिहासकार था ये मेगास्थनीज। तो 3 चीजें यहाँ से याद रखना आपको, एक तो अपनी पुत्री की शादी राज्यों को दहेज के रूप में प्रदान करता है, और मेगास्थनीज अपने दार्शनिक इतिहासकार में भेजता है। और मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? दीजिए, कोई बोल दे, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? ये तो आना चाहिए आप लोगों को। मेगास्थनीज की, इंडिका। चलिए, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, और इंडिका में ही प्रथम बार जो इंडिया शब्द जो हम लिखते हैं भारत के लिए, प्रथम बार इंडिया शब्द का उल्लेख कहीं अगर है कहीं पर, जहां से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है इंडिया शब्द की, तो इसकी पुस्तक इंडिका से ही है। और आप लोगों को पहले बताया गया था कि सिंधु नदी का नाम इंडस है, मेगास्थनीज ने उसका नाम क्या लिखा था? इंडस लिखा है। और इंडस से ही निकल करके इंडिया बना, सब बात बना बाद में। और हिंदुस्तान का नामकरण जो आता है सिंधु नदी को, सिंध से हिंदी बनता है, हिंदी से पुनः हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, मतलब जो नामकरण हुए हिंदू और हिंदुस्तान और आपका इंडिया, इस सिंधु नदी को लेकर के ही है। तो मेगास्थनीज यहाँ का राजदूत था, उसने इंडिका पुस्तक लिखा, बहुत बार परीक्षा में पूछा इसको है। मेगास्थनीज को जरूर याद रखिएगा, किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस था। चंद्रगुप्त के दरबार में लगभग रहता ये है, और वहां से पुस्तक अपनी लिखता है। इसमें थोड़ा सा समस्या यही है कि इसकी पुस्तक अभी मूल रूप में नहीं मिल पाई है, मतलब इसके साक्ष्य जगह जगह पे मिले हैं। इतनी चीजें सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त को देता है, और बदले में लेता क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हो 500 हाथी भेंट करता है। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त क्या देता है? 500 हाथी देता है, वही 500 हाथी ले जाइए यहाँ से आप। और इस तरह से चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की लड़ाई का जो है यहाँ से मतलब वो होता है, एक अच्छा संबंध विदेशों से कायम होता है, वैवाहिक संबंध कायम होता है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बारे में जो जानकारी शुरुआती स्टेज मिली हमको यहाँ से, सिकंदर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग जो है। पहले चंद्रगुप्त, पहले इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इनके जीवन काल में, चंद्रगुप्त के जीवन काल में जो था, वो चाणक्य था। तो चाणक्य के बारे में जानना जरूरी है। चाणक्य तो मुख्य रूप से लोग कहते हैं कि जात के ब्राह्मण थे,
लेकिन फिलहाल हमें तो जो हमें साक्ष्य मिला, बाकी चीजें जो मिली हमें, मुझे तो स्पष्ट रूप से कन्फर्म है कि चाणक्य मौर्य ही थे। क्योंकि एक नियम था पहले ब्राह्मण व्यवस्था में, किसी शूद्र को राजा बनाने का नियम नहीं था। कोई ब्राह्मण जो है किसी शूद्र को राजा नहीं बनाता था। मतलब राजा की पदवी शूद्र ने, ब्राह्मण ने किसी शूद्र को कभी नहीं दिया है। तो चंद्रगुप्त भी एक शूद्र बिरादरी में ही आते थे, क्योंकि बहुत सारे आपके ब्राह्मण ग्रंथ जो भी मिलेंगे आपको, चाहे वो विष्णु पुराण हो चाहे कोई पुराण हो, सारे पुराणों में मौर्यों को शूद्र के रूप में ही दिखाया गया है। तो एक ब्राह्मण एक शूद्र को राजा कैसे बना सकता है? ये भी एक विरोधाभास यहाँ से होता है। दूसरी चीज, जो आपके गाथा सगहों में जो रचना मिलती है, जो नाम साफ साफ मिलता है, चंद्रगुप्त, विष्णु चंद्रगुप्त जो है कि चाचा थे विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त के चाचा ही थे वो, और जात के ब्राह्मण नहीं थे, मौर्य ही थे। तो दो चीजें यहाँ से स्पष्ट होती हैं। लेकिन फिलहाल जो किताबों में मिलेगा वो ब्राह्मण ही मिलेगा आपको। पहली बार कोई बता रहा है आपको कि नहीं ब्राह्मण नहीं मौर्य थे, ये कहीं पर में लिखा हुआ पढ़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास एक साक्ष्य आया था इसका, गाथा सगहों का, खोजा कल मिला नहीं, बहुत प्रयास किया उसको, मैं दिखाता मैं आपको कैसे कैसे लिखा उसमें। पाली ग्रंथ है वो, गाथा सगहो। चलिए इसमें देखिए, चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त का जो अनुमानित समय जो है 376 से लेकर 283 ईसा पूर्व तक है। ये चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। और इनका महामंत्री काल जो है कि चंद्रगुप्त के अलावा जो अगला शासक बनता है, नाम बता दीजिए। चंद्रगुप्त का सुपुत्र कौन था जो गद्दी बैठा था चंद्रगुप्त के बाद? बिंदुसार के भी महामंत्री थे। बिंदुसार के ही महामंत्री थे। और जानिएगा कि इनके मरने के बाद इनके सुपुत्र, इनका नाम था राधागुप्त। राधागुप्त इसके बाद जो है कि इनकी गद्दी संभालते, महामंत्री वाला काम संभालते हैं। तो मतलब एक तरह से महामंत्री वाला काम लगातार जो है इनके क्या नाम है, चाणक्य के वंशजों द्वारा ही चलाया गया पूरे मौर्य वंश में। देखिए इनका नाम जो है चाणक्य के अलावा, परीक्षा में कई बार पूछा कि चाणक्य का नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, तीनों नाम देता है। उसमें कहता है संत में कहता है कि सभी, तो तीनों नाम याद रखिएगा आप लोग, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य के पिता का नाम चड़क था। चाणक्य के पिता का नाम क्या था? चड़क। और इसी कारण इनका नाम चाणक्य पड़ गया है। जैसे मौर्य वंश के आगे जो टाइटल लगती है मौर्य, मुरा, मौर्य लगती है, लोग कहते हैं इनकी माता का नाम मुरा था इसलिए वहां पे मौर्य लगा। वैसे चाणक्य के पिता का नाम चड़क था, इसी कारण इनका नाम देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। देखिए यहाँ पे चाणक्य के पिता भी लिखा है, यहाँ के शिष्य भी लिखा हुआ है चड़क। आचार्य से चड़क के शिष्य होने के कारण इनका नाम चाणक्य कहीं, चलिए शिष्य मिल गया यहाँ पे, पिता कहीं मिला था कहीं पे, तो शिष्य थे चड़क के, इसलिए चाणक्य कहलाए। और कूटनीति, राजनीति और अर्थनीति, तीनों के जो है महाविद्वान थे। एक चीज परीक्षा में बहुत बार बार पूछता है कि जो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, इसका विषय क्या है? तो अर्थशास्त्र को देखकर लोग दिमाग में यही लगाते हैं कि नहीं अर्थशास्त्र पुस्तक है तो भैया इकोनॉमिक्स की ही होगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। परीक्षा में प्रश्न अगर आता है यहाँ से है तो आप इसका विषय लगाएंगे, राजनीतिक चर्चा इसका विषय है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का मतलब इसका अर्थ से कहीं भी संबंध नहीं है। बिल्कुल कंफर्म रूप से परीक्षा में बार बार पूछता है, क्योंकि आपको देख कर लगता है कि इसका संबंध जो है धन से होगा, अर्थ से होगा, मनी से होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका संबंध सीधे से राजनीति से है, राजनीति के चिंतन से है। तो ये चीजें हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने कर्मों से सच्चे ब्राह्मण थे। देखिए यहाँ थोड़ा सा हिंट लिया, लिखा गया यहाँ पे। वास्तव में चाणक्य विष्णुगुप्त मौर्य, चाणक्य आचार्य विष्णुगुप्त मौर्य अपने कर्मों से सच्चे ब्राह्मण थे और उत्पत्ति से क्षत्रिय ब्राह्मण थे, और उत्पत्ति से क्षत्रिय और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अग्रज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए अग्रज लिखा हुआ है, ध्यान देंगे तो यहाँ तो मैं कहा चाचा थे तो यहाँ पे अग्रज लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के अग्रज बड़ा भाई तथा अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए मैं चाचा कह रहा था तो सबसे बड़े थे, चंद्रगुप्त से भी बड़े थे, तो अग्रज थे और माता पिता के प्रथम संतान थे। तो इस तरह से हाँ चाचा के लड़के थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जन्म के उपरांत उनके माता जी का प्रसव पीड़ा से देहांत हो गया था। तो चाचा के लड़के थे उनके, मैं कह रहा था चाचा थे, चाचा के लड़के थे। तो थोड़ा सा बहुत दिनों से पढ़ा था, पहले पढ़ा हुआ था, दिमाग से निकल गया था, चाचा के लड़के थे। तो मतलब देखिए माताएं तुरंत मर गई थी, इनकी शादी दोबारा होती है, तो उनके लड़के थे। चलिए तो इस तरह से
कि अरसास के बारे में जानिएगा कि संस्कृत में लिखा हुआ है अरसास, और इसमें 6000 श्लोक इसमें है। संस्कृत में लिखा हुआ और इसमें क्या है 6000 श्लोक इसमें है। चलिए, चाणक्य के बारे में बात हो गई, तो दो चीजों के बारे में आपने जान लिया। यहां से मेगास्थनीज बात थोड़ा देख लीजिए, मेगास्थनीज कौन था। थोड़ा सा मेगास्थनीज के बारे में देखिए, यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है चाणक्य के बारे में, जन्म कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। एक चीज और जानिएगा कि जो है कि जो तक्षशिला था वहां के प्रोफेसर थे, इनका प्रसिद्ध का कारण इनका क्या था, अरसास था, और जैन हिंदू धर्म दोनों के मानने वाले थे। चलिए, थोड़ा सा मेगास्थनीज बात थोड़ा देख लीजिए, मेगास्थनीज कौन था। चलिए, मेगास्थनीज से पहले इनको जरा देख लीजिए भाई, हेलेना को देख लीजिए, जिससे शादी इसकी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की हारने के बाद। क्योंकि ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में आपको रखना है। और परीक्षा में प्रश्न देखिए, 3 रानियां थी चंद्रगुप्त मौर्य के। इनकी प्रथम पत्नी का नाम दुर्धरा था, और दूसरी पत्नी का नाम देखिए मैंने बताया ना, हेलेना का नाम एक है कार्नेलिया। कभी बार परीक्षा में जो है कि हेलेना ना देकर कार्नेलिया दिया हुआ है, तो दोनों नाम आपको दिमाग में रखना है। कार्नेलिया हेलेना पूरा नाम था, और हेलन के नाम से प्रसिद्ध है ये। सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना से ही इनके पुत्र जस्टिन का जन्म हुआ था, और जस्टिन ने ही वर्णन किया हुआ है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेनाएं लेकर के जो है पूरे भारत को लौट डाला। इतिहासकार ये भी बनते हैं। लेकिन पहले मैंने चर्चा किया था आप लोगों से कि जब शादी होती है चंद्रगुप्त की हेलेना से, तो चाणक्य ने एक शर्त लगाई थी कि जो भी पुत्र पैदा होगा, जन्म लेगा हेलेना से, वो राजा नहीं बनेगा यहाँ, क्योंकि विदेशी राजा यहाँ का नहीं होना चाहिए। इसीलिए जस्टिस जो है यहाँ के राजा की पदवी से विच्युत रहते हैं, और बड़ा बाद में षड्यंत्र भी होता है। अंत में भी जो बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। और तीसरी पत्नी का नाम इनका था चंद्र नंदिनी। चंद्रगुप्त की 3 पत्नियां थी इनके। देखिए, मेगास्थनीज आ गए। अब मेरी आवाज आप लोगों को तो मिल रही है ना? कल से आवाज वाली समस्या तो नहीं खड़ी कहीं है? चलिए, कल बड़ा परेशान किया था। तो देखिए, मेगास्थनीज आ गया आपका, और सारी चीजें बता चुका मेगास्थनीज के बारे में हूं मैं। थोड़ा सा देख लीजिए मेगास्थनीज कौन थे और कैसे भारत में आए थे। देखिए, लिखा हुआ है यूनान का एक राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और 305 ईस्वी में जब आक्रमण उसका होता है सेल्यूकस का, तो उसी समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ परीक्षा में बार बार पूछा गया है, इंडिका पुस्तक जो लिखता है। और एक चीज और जानिएगा कि इसने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा के नाम से इसने नामकरण किया है। पालिब्रोथा, पाटलिपुत्र का जो नाम था, पालिब्रोथा नाम किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इसने सेंड्रोकोटस, दो तीन नाम इसमें आता है, सेंड्रोकोटस और दो नाम इसमें शायद आता है अंग्रेजों में। लोग बड़ी दुविधा में थे कि सेंड्रोकोटस कौन है ये विश्व इतिहास में। यूनानी इतिहासकार जो, चूंकि दोनों लोग जस्टिन और जो मेगास्थनीज वर्णन जो किया है सेंड्रोकोटस का नाम, तो लोग बड़ी दुविधा में थे, सेंड्रोकोटस कौन है ये। बाद में खोजते खोजते जेम्स पता चला कि नहीं, सेंड्रोकोटस माने चंद्रगुप्त मौर्य है, कोई और नहीं है। तो पाटलिपुत्र का नाम उसने पालिब्रोथा किया है, नाम उसने लिया। देखिए, इसने लिखा है कि ये नगर जो है, जो चंद्रगुप्त जो आपका पाटलिपुत्र नगर जो था, गंगा और सोन नदी के संगम में बसा हुआ है। इसने लिखा कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितने कितने इसकी है, नगर की दीवारें कितनी, 64 द्वार, 570 बुर्ज। नगर का अधिकांश भाग लकड़ी से बना हुआ है। अभी अवशेष मिले उसके वहां पे हैं। जन्म इसका देखिए, मृत्यु और राष्ट्रीयता इसकी ग्रीक, चूंकि ग्रीक का ही निवासी था तो राष्ट्रीयता ग्रीक थी। हिस्टोरिकल प्रसिद्ध का नाम एक जो है इंडिका पुस्तक इसकी। तो इतनी चीजें आपके, मतलब 3-4 चीजें आपको यहाँ से जो है दिमाग में रखना आपको है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से अगर बात अगर आती है, तो यहाँ देखिए आपको हेलेना, मेगास्थनीज, चाणक्य, सेल्यूकस, और क्या बोलते हैं प्रथम जो आक्रमणकारी था सिकंदर, 5 नाम आपको विशेष रूप से, 5 लोगों की हिस्ट्री विशेष रूप से आपको यहाँ चंद्रगुप्त से पढ़नी है आपको है। और ये सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार यहाँ से प्रश्न आपके आए हुए हैं।
और अंत में भद्रबाहु का नाम जो आता है, जो भद्रबाहु से इसने जब जैन धर्म की दीक्षा लिया था। और जानेगा गुजरात और बाकी कंधार, काबुल कंधार पर जो इसकी सत्ता काबिज होती है। और जस्टिन का जो कथन है कि इसने 6 लाख सेना लेकर इसने पूरे भारत को रौट डाला, दक्षिण भारत के विजय पर भी किया और उत्तर भारत में गुजरात तक इसने अपनी सत्ता को पहुंचाया, समुद्र को टच करता जो पहली बार जो है इकट्ठा, मतलब एक सत्र साम्राज्य की स्थापना जहां से भारत अपने शुरुआती स्टेज में खड़ा जहां से होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल ही था। चलिए इसके बाद हम अब आपको ले चलते हैं बिंदुसार की तरफ। बिंदुसार की तरफ आ जाइए। अब देखिए महाराजा बिंदुसार हैं, सेकंड नंबर के शासक हैं। चित्र दिखाई पड़ रहा आप लोगों को स्क्रीन पे, ये बिंदुसार हैं। और बिंदुसार के बारे में थोड़ा देख लीजिए, बिंदुसार कौन थे। पूरा नाम था इनका बिंदुसार मौर्य। इनका जन्म 320 का मतलब है कि 321 में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था, तो उसी अगल बगल जन्म इनका हुआ था। मतलब गद्दी पर आसीन होते समय जो है चंद्रगुप्त के इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में ही। इनकी माता का नाम दुर्धरा था और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। भाई इनके थे केशनाग और जन्म के बाद ही इनका देहांत हो गया था। पत्नी का नाम था सुब्रदांगी। इनकी 15 पत्नियां थी इनकी। और 15 पत्नियां का मतलब है कि एक बार एक कहानी मिलती है कि अशोक ने अपने 100 पुत्रों का 99 पुत्रों को कत्ल करके गद्दी पर बैठा था। सम्राट अशोक जो महान जिसको हम कहते हैं, कुछ कुछ आपके जो आपके श्रीलंकाई जो ग्रंथ हैं, पाली ग्रंथ हैं या बौद्ध ग्रंथ के जो ग्रंथ हैं, वहां पे लिखा हुआ साफ साफ है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 पुत्रों को हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। तो 15 पत्नियां हैं, तो भाई अगर मिला जुला कर 100 पुत्र थे इनके। फिलहाल जो कुछ लोग कहते नहीं, गलत है। 3 लोगों का नाम विशेष रूप से आता है जो इनके जो समकालीन थे चंद्रगुप्त के, सम्राट अशोक के, इनके भाइयों का नाम आता है। उनकी हत्या करता है, ये है बिल्कुल सही है। लेकिन अब 99 पुत्रों की हत्या की, 99 भाइयों की हत्या की कहीं न कहीं से लोग मानते नहीं, गलत है ये। लेकिन फिलहाल जो है कि 4 साल का जो अंतराल होता है बिंदुसार की मृत्यु के बाद, 4 साल जो है कि युद्ध काल में जो अंतराल होता है गद्दी पर, 269 ईस्वी में चंद्रगुप्त गद्दी पर, सम्राट अशोक गद्दी पर बैठता है। तो 4 साल का जो अंतराल, लोग कहते हैं 4 साल में संघर्ष चला पूरी तरह से गद्दी को लेकर के। सम्राट अशोक और बाकी भाइयों में संघर्ष चलता है उसी में, इसलिए 4 साल का लेट होता है गद्दी पर बैठने में इसके। फिलहाल जो भी हो, देखिए इसके इनके पुत्र का नाम देख लीजिए, यही परीक्षा में आपसे पूछता है। अशोक और बीताशोक और सुसीम। सुसीम की हत्या का बात यहाँ तो कंफर्म रूप से कंफर्म होती है। सुसीम बड़ा भाई था इनका अशोक का, यहाँ से कंफर्म होता। सुसीम जो है, सुसीम की हत्या करता है अशोक, लेकिन बाकी भाइयों की हत्या करता है, इसमें दुविधा लेकर के है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 98 अन्य, इसका मतलब है सबको मार डाला पारी पर आए, उसके बाद गद्दी पर बैठता है। चलिए उत्तराधिकारी इनका था सम्राट अशोक। पूर्ववर्ती इसके राजा थे, पिता थे इसके भाई, जानते ही आप चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके भी महामंत्री कौन थे? इनके भी महामंत्री आपके चाणक्य थे। और शासन इनका 27 वर्ष का रहा है, 97 से लेकर 273 तक गद्दी पर बैठते हैं। 270 में इनकी मृत्यु होती है। और यहीं पर एक बात आती है कि इनके 4 वर्ष बाद जो है अशोक गद्दी पर बैठता है, 4 वर्ष के बाद। और 4 वर्ष का संघर्ष जो कहते हैं पुत्रों भाइयों में जो संघर्ष चलता है, छिड़ता है, बढ़िया से होता है। और उसी का परिणाम था कि गद्दी पर अशोक को 4 वर्ष बाद, मतलब इनके पिता के मृत्यु के 270 में मृत्यु होती है, लेकिन 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठता है। और एक कुछ चीजें यहाँ से और बिंदुसार से जानिएगा आप लोग। बिंदुसार के बारे में कुछ चीजें और पूछता परीक्षा में है। जैसे बिंदुसार के बारे में जो पूछता है कि सीरिया के एक सम्राट थे, कुछ विदेशी राजाओं से भी इसके संबंध कायम होते हैं। सीरिया के सम्राट से ये जो है कि अंजीर का नाम जानते हैं आप लोग? सुने होंगे अंजीर का नाम, मेरे घर पे तो लगी हुई है। और नॉर्मली इसकी डाल काट के लगा देंगे तो लग जाती है, बड़ा पौष्टिक फल है वो अंजीर जो है। तो सीरिया के सम्राट से अंजीर, मीठी शराब और जो है कि दार्शनिक की मांग करते हैं बिंदुसार। तो ये प्रश्न कभी भी परीक्षा में पूछा गया है कि भाई कौन सा भारतीय शासक था जिसने सीरिया के सम्राट से जो है अंजीर
और दार्शनिक और मीठी शराब की मांग किया था। तो इसका नाम बिंदुसार है। और एक मिस्र के शासक से भी इसके संबंध कायम किया था इन्होंने। उनका नाम तो फिलहाल तिमिर या तिहिर कुछ करके नाम है। तो कुछ इनके और जानिएगा कि इसने भी लगभग 16 राज्यों पर इसने भी अपना जो है कि मतलब क्षेत्र विस्तार किया था। बिंदुसार ने भी जो है 27 साल की जो उसका शासन काल है बिंदुसार का, 27 साल में लगभग 16 राज्यों को और जीतता है, मतलब विजित करता है। मतलब शासन विस्तार, जो साम्राज्य विस्तार चंद्रगुप्त ने जो शुरू किया था, उसकी बागडोर पूरी तरह से बिंदुसार संभालता है। और पूरी तरह से जो है इसके बैठता है। एक चीज और यहाँ परीक्षा में प्रश्न आता है कि जैसे मैगस्थनीज तो आया था, बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त समय में मैगस्थनीज जो है कि सेल्यूकस ने भेजा था। लेकिन मैगस्थनीज के बाद जो है कि एक पुणे वहां से एक दार्शनिक आता है सीरिया से, उसका नाम तो फिलहाल अभी आगे मिलेगा, शायद मिल जाए आपको, आता है और इसके दरबार में जगह लेता है। मतलब मैगस्थनीज की जगह जो है वो दार्शनिक लेता है। एक दो प्रश्न यहाँ से और भी बनते हैं, मैं इसको भी हिंट में लिख दूंगा वहां पे। जब आपका यूट्यूब में डालूंगा तो मैं वहां दोनों लोगों का नाम डाल दूंगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों नाम मेरे दिमाग में नहीं इस समय है। तो इस तरह से मैगस्थनीज, देखिए आपका क्या बोलते हैं ये। इसके बाद देखिए इनके मृत्यु के बाद, इनकी 273 में मृत्यु इनकी हो जाती है। तो आपके सम्राट अशोक गद्दी पर बैठते हैं, और गद्दी पर बैठने का इनका 273 में मरते हैं, लेकिन गद्दी बैठते हैं 269 ईस्वी में बैठते हैं। 4 साल का अंतराल बीच में है। और 4 साल के अंतराल को लेकर के लोग तरह तरह से प्रश्न करते हैं यहाँ पे, भाई अंतराल इतना लंबा क्यों हुआ। कुछ इतिहासकार अपनी बात इसी में, कुछ अपना बौद्धिक ग्रंथ जो है कुछ अपनी बात फिट करते हैं यहाँ पे। 4 साल संघर्ष चला। 99 भाई थे इसके, 101 भाई थे। उनकी भाइयों की हत्या करता है, हत्या करके गद्दी पर बैठता है। लेकिन यहाँ से एक बिंदुसार के समय में एक प्रश्न, यहाँ से एक चीज रोचक जानकारी मिलती है हमको यहाँ से, है तक्षशिला, जो कि जम्मू कश्मीर में लगभग, मानिए आप जम्मू कश्मीर में जो आपका पीओके जो आपका है, लगभग उसी में तक्षशिला था उस समय। तो वहां पर एक बिंदुसार समय में वहां पर एक विद्रोह होता है, और उसमें सुसीम वहां का राज्यपाल था। सुसीम, सुसीम माने बड़ा भाई था अशोक का। सम्राट अशोक का बड़ा भाई कौन था? सुसीम नाम था उसका। तो वहां पर उसमें राज्यपाल था, और इसमें तो विद्रोह होता है, दबाने में असफल सुसीम होता है। और बिंदुसार उसको बुला देता है वहां से, और अशोक को भेजता है तुम जाके उसमें, उज्जैन का राज्यपाल था ये। उसमें उज्जैन का राज्यपाल कौन था? अशोक था। तो अशोक को पुणे भेजता, तुम जाओ जाकर, उसके बस की बात नहीं है सुसीम के, तुम जाओ दबाओ। अशोक वहां पे जाता है और पूरा बढ़िया से, पहले से ही जो है लड़ाकू था ये, युद्ध कार में प्रवीण था। तो मार काट कर सबको सही कर देता वहां पे है। और वहां पे शांति स्थापित हो जाती है आपके तक्षशिला में, या कह दीजिएगा आपकी जम्मू कश्मीर में। मेरी आवाज आप लोगों तक मिल रही है ना? कोई बोल दे भाई, मुझे दुविधा हो जाती है कभी कभी। आवाज मिल रही है। चलिए, तो इस तरह से देखिए आपके तक्षशिला में या जम्मू कश्मीर में जो है अशोक ने जाकर वहां पे अपना जो है क्या कर लेता है, अपना वहां पे शांति स्थापित करता है। यहीं से दबदबा बढ़ता है अशोक का। और दोनों भाइयों में, सुसेम में और अशोक में, संघर्ष यहीं से प्रारंभ होता है। और यहीं पर किसी ने घोषणा किया था कि भाई अंतिम बादशाह जो है, अंतिम शासक कौन बनेगा? अशोक ही बनेगा। तो राधा गुप्त का बाद में इनको बड़ा सहयोग मिलता है, अशोक को मिलता है। राधा गुप्त माने चाणक्य सुपुत्र, जो महामंत्री थे बिंदुसार के। राधा गुप्त का समर्थन और सहयोग मिलता है अशोक को, वहां से मिलता है। और बाद में राधा गुप्त के सहयोग से ही जो है सम्राट अशोक 4 वर्ष के मरने के बाद, संघर्ष के बाद, बिंदुसार के मरने के बाद 4 वर्ष संघर्ष होता है। अब लोग तो कहते हैं भाई 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठाए, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन शिष्यों को हत्या करने के जो है, कि बड़ा भाई था, बड़ा भाई के नियमानुसार बड़ा भाई गद्दी पर बैठता है। तो सिसिम को मार करके जो है सम्राट अशोक जो है 4 वर्ष के संघर्ष के बाद गद्दी पर बैठता है। 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। ये चित्र जो दिख रहा है आपको है, ये कलिंग युद्ध के पश्चात का चित्र है। तलवार देखिए, सम्राट अशोक तलवार फेंका हुआ है। ये दृश्य और युद्ध का दृश्य है ये। आप लोग जानते हैं कलिंग युद्ध कब हुआ? बता दे भाई कोई, कलिंग युद्ध कब हुआ था?
कोई बता दे, कलिंग युद्ध हुआ कब था? कोई बोल दे, 226 की। कोई बोल दे, महत्वपूर्ण डेट है ये, कलिंग युद्ध। राजगद्दी पर बैठने के, बताइए भाई। देखिए 261, हाँ 261। 261 ईसा पूर्व है। राजगद्दी पर बैठने के लगभग 8 वर्ष बाद, गद्दी पर बैठने के लगभग 8 वर्ष बाद, ये चूंकि बीच में था आपका कलिंग जो है, मतलब कलिंग का मतलब होता है कि आपका उड़ीसा, कलिंग लगभग बीच में था और बिल्कुल चुभ रहा था कांटे की तरह। बिंदुसार लाख प्रयास किया लेकिन जो कलिंग को जीत नहीं पाया। तो अशोक चूंकि बड़ा उस तरह से दिमाग से जो है कि धूर्त पहले से ही था, बड़ा पराक्रमी था, योद्धा था, उसके दिमाग में कलिंग बिल्कुल खटका करता था, कलिंग अभी तक जीत नहीं पाए। तो 8 वर्ष अपने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में जो है एक कलिंग पर आक्रमण करता है, 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। और कलिंग की सेना बड़ा मारकाट होती वहां पे है, जबरदस्त संघर्ष चलता है और लगभग 2 लाख के अगल बगल सैनिक और बाकी चीजों को मार डालता है वहां पे, का मार काट करके फेंक दिया जाता है वहां पे, और लगभग इसी के अगल बगल गुलाम बनाए गए। और युद्ध को देखने के लिए सम्राट अशोक खुद वहां पहुंचता है, युद्ध का अगुवाई करने के लिए अशोक खुद वहां पहुंचता है, देखता है कि मतलब जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो वहां युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी लाशें, खून से लथपथ लोग पड़े हुए वहां पे हैं। इसके मन में एक घिन आती वहीं से है कि मतलब मैंने जीत कर किया क्या है, सब कुछ मैंने जीत लिया, कलिंग तो मेरा हो गया है, लेकिन मैं पूरा पूरा देख रहा हूँ कि पूरा लाशें और बाकी चीजों का पूरा खंडहर लगा हुआ है। तो मैं ऐसी जीत पर मेरे धिक्क है, मुझे अपने आप पर धिक्कार, मुझे अपने आप पर है। ऐसी जीत से बढ़िया था कि मैं इसको जिंदगी से रहने दिया होता इसको। और वहीं से एक उल्लेख मिलता है 4-5 किताब में, आप लोग पहले पढ़े होंगे, कोई मैंने पढ़ा था। पद्मा नाम की एक लड़की थी। एक चीज जानिएगा कि खारवेल की जो राजा था उसका नाम था नंदराज, नाम था उसका। क्या नाम था? नहीं नहीं, खारवेल नहीं, कलिंग का राजा का नाम था नंद, नंदराज। क्या नाम, नंदराज नाम था उसका। तो नंदराज तो मर जाता है, मारा जाता है वहां पर, लेकिन उसकी पुत्री पद्मा युद्ध क्षेत्र में अपनी बाकी अपनी सहेलियों के साथ, जो विधवा थी उनके साथ वहां पे आती है युद्ध क्षेत्र में, अशोक के सामने प्रस्तुत होती है, कहती मुझे भी मार डालो, हमें भी जो मारो, और हमको भी, हमारे भी हत्या करो, क्योंकि हमारे तो हमके जीने का कोई हमें हक नहीं रहने गया है, हम लोग जौहर करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारा भी कत्ल करो, हम भी लड़ेंगे आपसे। तलवार लेकर वो भी बाहर, उसकी पद्मा की अगुवाई में जो है सारी स्त्रियां और औरतें जो है तलवार लेकर के अशोक के सामने उपस्थित होती हैं। और अशोक कहता है कि भाई मेरे मेरे हिसाब से जो कि शैव धर्म का अनुयायी उस समय था, ये भी जानिएगा कि जिस समय बौद्ध धर्म स्वीकार करता है अशोक ने जो है, उस समय शैव धर्म का, हिंदू धर्म का जो अंग है उसका अनुयायी था ये, शिव को मानता था, उसका अनुयायी था ये। और इसने कहा कि मैं तो भाई किसी स्त्री पर जो है, मेरे धर्म के कभी किसी स्त्री पर हथियार चलाने की अनुमति नहीं देता है, तो मैं आप लोगों की हत्या जो है, या आप लोगों के साथ संघर्ष युद्ध नहीं कर सकता मैं। और वहीं से जो है अशोक का तलवार फेंकता, अपन ये कहता आज के बाद मैं कभी भी जो है धम्म में, मतलब युद्ध नहीं करूंगा, मैं आज से धम्म युद्ध करूंगा। मेरा आज से घोष क्या होगा? धम्म घोष होगा, युद्ध घोष, नाद घोष मैं आज से नहीं करूंगा, मतलब किसी राज पर मैं आज के बाद आक्रमण जो है नहीं करूंगा, आज से मैं धम्म में घोष करूंगा। वहीं से जो है कि धम्म घोष की घोषणा करता है। और खास करके इसमें पद्मा और अशोक का जो संवाद होता है वहां पे युद्ध क्षेत्र में, उसी को लेकर के थोड़ा सा परिवर्तन इसका हृदय होता है। और एक नाम विशेष रूप से आता है कि एक नाम आता है उपगुप्त का नाम यहाँ पे आता है, उपगुप्त। उपगुप्त से कुछ दिन, 10-15-20 दिन परेशान रहता है। इसके दरबार में एक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अशोक के भाई, चचेरे भाई जो थे अशोक के, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बीताशोक नाम था, क्या नाम था उसका। तो बड़ा प्रसन्नचित रहता था वो अशोक, जो पूरा मुरझुलाया हुआ रहता था दरबार में। तो उसने बुला के पूछा कि भाई आपके खुशी का रहस्य क्या है, राज क्या, आप इतना खुश क्यों रहते हो? तो उसने कहा मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ और बौद्ध धर्म में ये बातें हैं, और जो भी उसको मानता है खुश रहता है। तो उसकी बातों को सुनता है, तो बाद में मालूम पड़ता है कि जो बीताशोक था, उसने विष्णु को, उपगुप्त उसका गुरु था, तो उपगुप्त को बुलाता है और वहीं से जो बौद्ध धर्म की जो अशोक जो है दीक्षा लेता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा है यहाँ से कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद दीक्षा किससे ली थी?
तो उसका नाम याद रखिएगा। नाम क्या है? बौद्ध जो गुरु थे उनका नाम बता दीजिए। उपगुप्त नाम था उनका। उपगुप्त से ये जो अपना बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, और यहीं से जो है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, बौद्ध धर्म की जीव हिंसा, अहिंसा, बाकी चीजों को यहीं से अपनाता है, और यहीं से धम्म घोष की शुरुआत करता है। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में अपनी सेनाएं, बाकी चीजें भेजता है। तो यहाँ से देखिए दो तीन चीजें आप यहाँ से धर्म घोष को लेकर याद रखेंगे, दो तीन चीजें याद रखेंगे। यहाँ से उपगुप्त का नाम याद रखेंगे, और इसके सुपुत्र जो थे महेंद्र और संघमित्रा, जो कि कहाँ गए हुए थे? श्रीलंका। श्रीलंका में गए हुए थे, और वहां का राजा का नाम परीक्षा में कई बार पूछा हुआ, तिष्ट नाम था उसका। श्रीलंका का राजा कौन था? तिष्ट था। उसने, अशोक ने जो अपने पुत्रों पुत्रियों को जो वहां भेजा, तो उसके यथावत बातों को अंगीकार करता, बौद्ध धर्म स्वीकार करता तिष्ट, वहां का जो शासक था श्रीलंका का। तो उसने बौद्ध धर्म, उसका आज भी आपका श्रीलंका का बौद्ध धर्म राजधर्म कौन सा है? आज भी श्रीलंका का राजधर्म बौद्ध धर्म है। तो तब से लेकर आज तक, और वहीं पर दांत, क्या नाम है इनके, दांत को उखड़वा करके जो है, बुद्ध के दांत को उठवा कर ले जाता है वहां पे। एक साथ ही वहां पे स्तूप का निर्माण भी करता है वो संघमित्रा, और जो है कि महेंद्र जो है वहां पे एक स्तूप का निर्माण करते हैं। स्तूप का संबंध जो है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु से है। परीक्षा में कई बार ये भी पूछा हुआ है, स्तूप का संबंध किससे है? बुद्ध की मृत्यु से है। उनके अंगों को दफनाने, जहां जहां दफनाया गया वहां पे जो स्तूप बनाया गया, तो दांत को लेके जाता है वहां पे, दफनाता, वहां पे स्तूप का निर्माण करता है श्रीलंका में ले जाकर के। तो इस तरह से विष्णु, आपका नाम यहाँ तिष्ट का नाम याद रखना श्रीलंका से आपको है। संघमित्रा और महेंद्र का नाम याद रखना है। ये प्रथम शासक था अशोक ने जिसने अपने पुत्र और पुत्रियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है, और राजधर्म के अलावा जो उसने धर्म प्रचार में उसको लगाता है। और इसके इसी प्रचार के कारण इसको महान के उपाधि दी गई। और एक चीज और याद रखिएगा, इसकी लाइन एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। इसने कहा था कि मैं अपने निवास में रहूं या मैं आराम कर रहा हूं, कहीं पर भी रहूं, और मेरे शासन की सभी खबरें मुझे, मेरे जो दरबारी हैं, मेरे जो गुप्तचर मुझे लगातार देते रहे। मतलब, और इसने कहा था कि मेरे साम्राज्य के सभी जो भी प्रजाएं हैं मेरे पुत्र के समान हैं। सभी क्या है? मेरे पुत्र हैं। और मैं कहीं पर भी रहूं जो है, मैं कहीं पर भी रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, चाहे निवास में रहूं, चाहे किसी रानियों के साथ रहूं, चाहे मैं सोया हूं, आराम कर रहा हूं, जो भी समस्याएं, शासन समस्याएं उपस्थित हो रही हैं, मेरे गुप्तचर बिना बेहिचक मुझे सूचना लाकर देते रहे। मतलब एक तरह से एकदम बिल्कुल तैयार था, 24 घंटा 24 आवर, कोई समस्या किसी को मुझसे मिले आकर के। तो चंड अशोक से अशोक महान जो बनने का इसका जो सिलसिला शुरू होता है, बौद्ध धर्म के स्वीकार करने के बाद होता है। चलिए जरा अशोक के बारे में कुछ चीजें देख लीजिए यहाँ से। देखिए अभी डेट मैंने बताया था कि 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होती है, लेकिन 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। मतलब 4 साल का गैप बीच में है, और 4 साल का गैप जो है इसी को इतिहासकार लेकर के अपना बाकी अपना जो भी उनका कहानियां होती घटते हैं यहाँ से हैं। तो 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इसका जो है शासन अवधि रही है। राजाभिषेक इसका 270 में हुआ था, और इसके पिता का नाम बिंदुसार था। इसके पहले, इसके बाद में दशरथ गद्दी पर बैठते हैं। और 304 में इसका जन्म पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में जन्म इसका हुआ, 304 में हुआ था। निधन इसका 232 में होता है। समाधि इसकी जो है पटना में है, इसके अशोका राम करके वहां पे है। पटना में आज भी जगह है जहां पर जो है कि सम्राट अशोक का जो है दफनाया गया है, उसकी समाधि उसके वहां पे अशोका राम करके वहां पे जगह है, कि पटना में है, जाएंगे तभी मिलेगा आपको। अशोका राम करके जगह है, वहां पे जो है इसको दफनाया गया है। वहां पर एक अशोक का एक पार्क भी वहां पे एक है, आज भी है। लेकिन कहीं कहीं से मौर्य वंश की या हम लोगों की उपेक्षा करिए, हम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कहीं और लगे हुए हैं, देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम लोग दिन भर जो है कि अयोध्या जाएंगे, कहीं जो है कि द्वारकाधीश जाएंगे, कहीं जाएंगे। अपने मौर्य वंश के और जो हमारी थाती है, हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। जीवन संगिनी देखिए, इनमें देवी करुवाकी का नाम विशेष रूप से आता है, इसने प्रभावित किया था अशोक को। पद्मावती, तिस्रचिता,
ये इसकी संतानें थी। संतानों में देखिए नाम मुख्य रूप से देखिए महेंद्र और संघमित्रा का नाम आता है। तो और तीवर, तीवल, कुणाल, चारुमती, इनकी संतानें, इनकी जो संतानें थी महेंद्र संघमित्रा। देखिए इसकी तीन रानियां थी इनकी। इन तीन रानियों में शायद जो है कि इस रक्षिता से शायद जन्म इनका जो है महेंद्र और संघमित्रा का हुआ था। और कुणाल जो है कारुवाकी का पुत्र था, बहुत प्रभावी थी रानी अशोक के जीवन काल में। तो कारुवाकी की संतान कुणाल जो है अशोक के बाद गद्दी पर बैठता है। और चारुमती इनकी पुत्री का नाम था। घराना तो मौर्य है ही, पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम क्या था इनके? सुभ्रदांगी। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभ्रदांगी था। और देखिए मेरी आवाज तो मिल रही है ना आप लोगों को? जी। यस सर, यस सर। चलिए मिल रही तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा अशोक के समय मौर्य वंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। देखिए जो आपको चित्र दिख रहा है मौर्य वंश का, पूरा देखिए दक्षिण भारत में लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग देखिए दक्षिण भारत में मात्र कुछ ही राज्य बचे थे। ये श्रीलंका और आपके केरल और कर्नाटक, ये कुछ ही राज्य बचे थे यहाँ पे जहाँ पे सत्ता हमारी नहीं थी। बाकी देखिए अब पूरा आपका एक ही यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग यानी कि आपका पूरा बर्मा तक, और ये आपका नेपाल सेपाल सब जो इसी में घुसा हुआ। देखिए पूरा आपका जो है कि अब सऊदीया तक मानिए आप जो है कि इधर अब पूरा यहाँ तक पूरा एंट्री थी हमारी, काबुल कंधार से लेकर पूरा, मतलब इतने बड़े साम्राज्य पर कब्जा करना और बनाए रखना उसको, जबकि शासन व्यवस्था और घुड़सवारी वायुयान साधन नहीं थे, तब भी इतने लंबे साम्राज्य पर स्थापना और बाकी चीजों को कायम रखना आसान काम नहीं था। आज तो ट्रांसपोर्ट है, हवाई जहाज है, बैठे तुरंत पहुंच गए, उपद्रव हुआ तुरंत वहां पहुंच गए। यहाँ उपद्रव हुआ तो 1 महीने बाद सेना पहुंचती थी वहां तक, तब तक पूरा मार काट के काम खत्म वहां पे। लेकिन फिर भी इतने लंबे साम्राज्य पर स्थापित होना, और पटना में बैठ करके, पटना माने देखिए पटना यहाँ पड़ता है, पटना माने बिहार का क्षेत्र जो आपका ये है, यहाँ बैठ कर इतने लंबे क्षेत्र पर कब्जा करना और अपनी शासन सत्ता को स्थापित करना आसान काम नहीं था। तो इस तरह से आपका पूरा भारत, क्या कहिए बृहत्तर भारत जो है इस तरह अपने सत्ता में आता। सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र जो मौर्य वंश का था तो किसके शासनकाल में था? अशोक के शासनकाल में था, सबसे लंबा क्षेत्र जो था। एक चीज विशेष रूप से जानिएगा यहाँ से, देखिए अशोक का जो राष्ट्रीय प्रतीक था, ये नाम क्या इसका देखिए, सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष 4 मुख वाला शेर। और आपके गर्व की बात है कि वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी क्या है? 4 मुख वाला शेर ही है। कौन सा है वो? 4 मुख वाला शेर। बताओ लिया कहां से गया ये प्रतीक जो चिन्ह कहां से लिया गया है? कोई बता दे। 4 मुख वाला शेर जो है भारत का चिन्ह है, कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। और धमेक स्तूप वहीं सारनाथ में धमेक स्तूप है, ये भी पर दिमाग में रखिएगा आप लोग जो है। धमेक स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ में है। तो सारनाथ से लिया गया था ये। और उसी के नीचे जो आपका आपका जो 4 मुख वाला शेर है, उसी के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। बताइए भाई ये कहाँ से शब्दावली कहाँ से ली गई है? परीक्षा में कई बार पूछा जाता है आपसे, कोई बता दे। आनंद मठ से। आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से आपका वो लिया गया है, वंदे मातरम। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, या मुंडकोपनिषद इकट्ठा कर लेंगे तो संधि हो जाएगी, गुड़ संधि से मुंडकोपनिषद बनता है। मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। और तो मतलब जानिएगा कि 4 मुख वाला शेर जो है आपका सारनाथ के जो संग्रहालय है वहीं से इसको अनुकृति, उसकी आकृति भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कि मौर्य वंश का भी राष्ट्रीय शाही प्रतीक था, वहीं से लिया गया है। तो इस तरह से आपका शाही प्रतीक हो गया। और संस्थापक जान ही रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इसका मौर्य वंश का संस्थापक था। भाई पूरी चीजें कहाँ से आ गई? जो महाजनपद काल का नाम आता है, यहाँ की और जानिएगा भाई, जो महाजनपद काल का जो उल्लेख मिलता है उसमें मुख्य जनपद कौन था? मगध था। उसमें मगध में ही एक तरह से मगध ही शासक था, शासन हम लोगों का भी था कि मगध पर ही
किसी के यहाँ से आवाज लगातार आ रही है अब, तो माइक आप कर लीजिए। किसी के यहाँ से अगर आवाज आ रही है तो लगातार उस तरह से उसे लग रहा है कहीं से, मतलब उस तरह की डिस्टर्बेंस था, पंखा में चल रहा था। चलिए ठीक है। तो देखिए भाषा कौन सी थी, अब भाषा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए भाई, मौर्य काल की भाषाएं कौन कौन सी थी। देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि जो अशोक के स्तंभ मिले हैं, जो अशोक के स्तंभ मिलते हैं शुरुआती स्टेज में, वो प्रकृत भाषा में थे। बाद में कुछ पाली भाषा में, कुछ संस्कृत पाली भाषा में मिले हैं। और एक चीज और यहीं से याद रखिएगा, जो मुख्य रूप से जिन भाषा का प्रयोग करता है, मगधी, मगधी जो भाषा थी, मगध की भाषा जो थी मगधी, इसके स्तूपों में मुख्य रूप से मगधी भाषा का इस्तेमाल बढ़िया से हुआ है। और पाली और प्रकृत का खास करके इस्तेमाल हुआ है। और कुछ इसके जो स्तूप मिले हैं उत्तर पश्चिम में, वहां पे यूनानी, अरमेइक और अरबी, उत्तर पश्चिम में वाले अरमी अरमी और अरमेइक का इस्तेमाल करता है ये है। तो मतलब इसके जो शासनकाल की जो भाषाएं मुख्य रूप से थी, जो है भाषा प्रकृत थी। और पाली, जो कि बौद्ध धर्म के बाद पाली भाषा का भी जो है इस्तेमाल बढ़ता है वहां से। संस्कृत का इस्तेमाल कहीं कहीं पर मिलता है, किसी किसी इसकी मिलता है, लेकिन ज्यादा भाषाएं इसकी मुख्य रूप से मौर्य काल की भाषाएं जो थी प्रकृति और पाली थी। और धर्म में जरा आ जाइए। देखिए 3 लोगों का नाम मैंने बताया कि शुरुआत में पूरा मौर्य वंश जो हिंदू ही था। मौर्य वंश जो है, आप चंद्रगुप्त और अशोक का नाम विशेष रूप से याद रखिएगा यहाँ से। चंद्रगुप्त पहले हिंदू धर्म का अनुयायी था, अशोक भी हिंदू धर्म का अनुयायी था। लेकिन चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम शासन काल में भद्रबाहु से जैन धर्म का दार्शनिक जो था उससे दीक्षा लेकर के जैन धर्म स्वीकार करता है। और अशोक उपगुप्त से दीक्षा लेकर के जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। इसके पहले अब अशोक जो है शैव धर्म का अनुयायी था। और तो हिंदू, जैन और बौद्ध मुख्य रूप से 3 भाषाएं, हिंदू 3 भाषाएं आपके मौर्य काल में जो है, नहीं 3 धर्म जो है मौर्य काल में विशेष रूप से हावी रहते हैं। राजधानी सबकी पाटलिपुत्र ही थी। और पूरे राजतंत्र था, ये भी जानिएगा राजतंत्र था, मतलब प्रजातंत्र नहीं था, क्या था, राजतंत्र था। जो व्यवस्था थी मौर्य वंश की राजतंत्र वाली थी। और राजतंत्र का मतलब होता है कि इसमें राजा ही सर्वोपरि होता है। लेकिन हाँ, राजा को बाकी चीजें राय देने के लिए मंत्रिपरिषद थी, बाकी चीजें थी, लेकिन राजा सर्वोपरि था। बात किसी को मानने के लिए वो बाध्य नहीं था, अपना उसका अंतिम निर्णय होता था। तो राजा का मुखिया कौन था, राजा या सम्राट था। और गर्व की बात है कि सम्राट शब्द जो आज तक जो किसी के लिए लगा हुआ है, तो मौर्य वंश के शासकों के लिए ही लगता है। चक्रवर्ती जो सम्राट जो बने हैं मौर्य वंश के, प्रथम शासक इसका चंद्रगुप्त मौर्य था। आखिरी इसका बृहद्रथ, बृहद्रथ मिलता है। बृहद्रथ के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे कैसे इसकी हत्या होती है। और देखिए दूसरी चीज है कि शासन किस तरह का था, केंद्रीय शासन था। और राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे। ये दैवीय अधिकार क्या होता भाई, फिलहाल दैवीय अधिकार का मतलब है कि जो भी राजा चाहे कर सकता था। और विभाग कौन कौन से थे, देखिए राज्य के 4 भाग बांटे गए थे। तो शाली, उज्जैन और स्वर्ण नगरी, तक्षशिला। अर्ध स्वतंत्र जनजातियां, कुछ जनजातियां भी उस समय भी थी जो अर्ध स्वतंत्र थी। तो उज्जैनी का राजा बताओ, उज्जैन का राजा कौन था अशोक के समय में? चलिए उज्जैनी का राजा नहीं, उज्जैन का शासक, नहीं 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 नहीं, जैसे मैंने दिमाग में आ गया, जो बिंदुसार जो जब शासक था उसमें उज्जैन का राज्यपाल था ये। और तक्षशिला का उसमें राजा था आपका सिमुक, क्या नाम था उसका, जो उसको मारा था, वो सिमुक था उसका बड़ा भाई। तक्षशिला में विद्रोह होता है, तो उज्जैन से अशोक जाता है, मतलब बिंदुसार के समय की घटना यह है। प्रशासन देखिए यहाँ पे है, प्रशासन कैसे कैसे होता था। तो मंत्रिपरिषद होती थी। आप जानते हैं कि महामंत्री कौन था अशोक का, चंद्रगुप्त का। बाकी लोग महामंत्री आपका जो है कि चाणक्य थे बिंदुसार तक। उसके बाद राधागुप्त महामंत्री बनता है। इसके मंत्रियों के साथ साथ जो है कि और भी लोग थे, कोषाध्यक्ष, बहुत सारे लिपिक। एक चीज और यहाँ विशेष रूप से नाम आता है, एक सीता का नाम, सीता शब्द का उल्लेख बहुत बार बार मिला है यहाँ पे। सीता शब्द, सीता शब्द यहाँ राम की पत्नी नहीं है। सीता शब्द यहाँ पे जो जोत थी, जोत वाली भूमि थी, उसको सीता कहा जाता था। तो जो जमीन जिस पर फसल पैदा हो, जिसको सीता के नाम से जानते थे, मतलब उर्वरा जमीन जो थी अशोक के शासनकाल में या मौर्य वंश के शासनकाल में, उसको सीता के नाम से जानते थे। तो देखिए 50 लाख किलोमीटर तक भारत का उसमें क्षेत्रफल था।
और मुद्रा देखिए मुख्य रूप से चांदी के सिक्के, उसमें जो सिक्के थे किस तरह के थे, चांदी के थे, और उसको शायद कुछ विशेष नाम से जानते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है पाना, कुछ शब्दावली कुछ और थी, उसका भी मिलेगा आगे चल करके आपको। शासनकाल आपका 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। पढ़, हाँ बिल्कुल, पढ़ 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 शब्द था वो, जो मुद्रा थे इसके। विघटन जो होता अंत में, जानते हैं आप लोग हैं कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा, जो ब्राह्मण शासक था, पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है तख्ता पलट होता है, हत्या होती है, और हत्या होने के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना पड़ती है। बाद का शासक आपका जो शुंग वंश बनता है यहाँ से है। अशोक के बारे में सारी चीज बताई चुके आपसे, कुछ बचा ही नहीं है। अशोक के बारे में बताने के लिए कुछ देखते हैं, कुछ मिलता है बताते हैं आपको। यहाँ देखिए एक चीज और यहाँ छोड़ रहा था, सांची स्तूप, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ये देखिए सांची स्तूप दिख रहा होगा आपको, ये एमपी में है, एमपी में जगह ये है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से छूट रहा था तो कम से कम यहाँ से याद आ गया। अशोक ने बनाया था। आज भी ये जो है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप अगर है कोई, जो है सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कोई अगर है, तो सांची का स्तूप एमपी में पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यहीं से एक चीज और मुझे याद आ गई, श्रीनगर, तो श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। अशोक ने किया था। जब जो है कि सिमुक तक्षशिला का जो विद्रोह संभाल नहीं पाता है, अशोक वहां पे पुनः जाता है, जाकर वहां पे जो है कि विद्रोह को समाप्त करता है। तो उसी टाइम पे सम्राट अशोक ने वहां पे श्रीनगर की स्थापना भी किया था। तो श्रीनगर जो आपका, श्रीनगर जो आज जम्मू कश्मीर का है, जहाँ पे पत्थलबाज आज जो है हावी हैं, तो अगर अशोक होता तो हमें लग रहा है कि आज जो सारे लोग सही हो गए होते वहां के पत्थर फेंकना बंद कर दिए होते। तो फिलहाल श्रीनगर की स्थापना करने वाला कौन था? अशोक था। भी परीक्षा में कई बार प्रश्न आपके आया हुआ है। देखिए चार मुख वाले शेर तो आपने बता ही चुके हैं। चार मुख वाले शेर का एक थाईलैंड में भी शिल्प मिला है, इसका है थाईलैंड में। ये श्रीलंका का रखे राजा, जो मैंने बताया ना अभी आपको, नाम लिया था जो मैंने, तिष्ट। देखिए यहाँ पे तिष्ट शब्द यहाँ पे मिला है आपको, उसमें राजा तिष्ट था वहां का। तो ये भी आपको याद रखना है। हाँ एक चीज और देखिए छूट रही थी, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत। ये देखिए बताइए भाई, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? किसी डेट किसी को याद बताइए, किस शासक कौन था उसमें? प्रथम बौद्ध संगीत में शासक कौन था? अशोक। मैंने कहा था आप लोगों को सूत्र बताया था एक, अकाक अजात शत्रु। अजात शत्रु है, आ से अजात शत्रु है, वैशाली का शासक था ये अजात शत्रु। क्या नाम है? गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, उसी समय में इसके प्रथम बौद्ध संगीत बुलाई। बताओ कब गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 563 ईसा पूर्व। 563 जन्म उनका हुआ था। अरे हाँ हाँ सही है। और बताइए मरे कब थे? कोई बता दे। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और उसी दिन ही जो है, मतलब उसी वर्ष में ही प्रथम बौद्ध संगीत बुलाई गई थी आपकी वैशाली में। वैशाली का शासक उसमें अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बुलाया, वहीं पर विनय पिटक और सुत पिटक की लिखा जाता है। प्रथम जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक जो आपके हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, तीन जो पिटक हैं बौद्ध धर्म के, मैंने विस्तार से चर्चा इस पर किया था बौद्ध धर्म के बारे में जो पढ़ाया था आपको। तो विनय पिटक और सुत पिटक की स्थापना जो है, मतलब नींव यहीं पे पड़ती है। आनंद और उपाली दोनों लोग इसको लिखते हैं, और यहीं से जो है त्रिपिटक में से 2 पिटक की रचना प्रथम वाले में ही होती है। और द्वितीय बौद्ध संगीत बताइए कब हुई थी? 100 वर्ष बाद, इसी के सीधे 100 वर्ष बाद। बताइए 100 वर्ष कब पड़ेगा? 383 ईसा पूर्व में जो है द्वितीय बौद्ध संगीत होती है। कालाशोक, अकायक कालाशोक यहाँ पे था।
काला अशोक शासक था यहाँ पे। और इसके बाद जो है मौर्य वंश के जो शासक था अशोक, उसके समय में आपकी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है पटना में, पाटलिपुत्र में। देखिए बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीत आपकी पटना पाटलिपुत्र की यही है। अब फिलहाल इसका डेट तो हमें नहीं याद है कंफर्म है कब हुई थी ये लेकिन हमें लग रहा है कि 261 में जब उसने धारण किया था, कलिंग युद्ध के बाद इसकी हुई होगी, तो हमें लग रहा है इसके बाद हुई है। तो तृतीय बौद्ध संगीत चंद्रगुप्त क्या नाम है, अशोक के शासनकाल में होती, पटना में होती है। और यहीं पर तृतीय जो है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक जो है, अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। तिस्त ने रचना किया था इसकी। तिस्त जो आपका तिस्त तो एक नाम आपका वहां का आता है, क्या बोलते हैं, श्रीलंका का शासक जो था, लेकिन तिस्त यहाँ का जो है कि जो बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था यहाँ पे, उस व्यक्ति ने जो है मिला करके यहाँ पे रचना की थी। और अश्वघोष का नाम भी विशेष रूप से यहाँ पे अश्वघोष और तिस्त दोनों लोगों ने मिल करके यहाँ पे जब अभिधम्म पिटक की रचना यहाँ पे किया था। देखिए मोगालपुत्र तिस्त लिखा हुआ है यहाँ, दस्ता मोगालपुत्र तिस्त ने किया था, तिस्या ने किया था। अभिधम्म पिटक की रचना यहीं पे हुई थी। तो 3-4 चीजें आप यहाँ से याद रखिएगा अशोक से। बौद्ध संगीत देखिए, अब देखिए अंतिम शासक आपके आ गए हैं। बिल्कुल बाहुबली का सीन दिख रहा होगा आपको। ये बाहुबली का चित्र है कि और का है, बताइएगा भाई। बाहुबली नहीं बाहुबली का चित्र दिख रहा है, लेकिन फिलहाल बाहुबली का चित्र नहीं है। जैसे तो उसको उसी तरह से अपना दर्शाया गया है। ये आपके राजा वृद्धरथ हैं, और तलवार भोंकने वाला पीछे से कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। सेना का निरीक्षण कर रहे थे वृद्धरथ। और ब्राह्मण शासक, ब्राह्मण जो पुनः जहां से अपनी सत्ता में पुनः अपने आप आता है, और वहीं से जो है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने अंतिम शासक वृद्धरथ मौर्य की हत्या करता है। और वहीं से पुनः जो है कि ब्राह्मण धर्म के, या जो है कि आप जो वर्तमान परिवेश जो दिखता आपका है ब्राह्मण वाली व्यवस्था का, पुष्यमित्र शुंग यहीं से जो है कि गद्दी पर बैठता और ब्राह्मण धर्म को पुनः आगे यहाँ से ले जाता है। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, स्क्रीन से। दुर्भाग्य हमारा यह है कि आज भी हम लोग जो है कि हमारा धर्म जो है, हम भी आज भी चरणों में किसके पड़े हुए हैं, आज भी हम चरणों में ब्राह्मणों के ही पड़े हुए हैं। उनकी व्यवस्था में, उनके ही चरण पाद में, उनके पैर धोकर उनको स्वर्ग जन्नत मिलती है। कारण क्या है, हमको अपना इतिहास पता ही नहीं है। हम जानते ही नहीं कि हम कौन हैं, और हमको मारने वाला, हमको यहाँ तक लाने वाला कौन था। देखिए एक वर्तमान में एक बड़ा युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है आरएसएस में और वामसेप में। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब चलाते हैं या थोड़ा सा जो सोशल मीडिया देखते अगर होंगे, तो वहां पे वामसेप और आरएसएस का नाम आपको दिमाग में बिल्कुल बखूबी होगा। एक है जो ब्राह्मणी व्यवस्था विरुद्ध बिल्कुल काम करता है, जो वामसेप है, जिसके आज के जो है कि वामन मिश्राम जिसके अध्यक्ष हैं। विश्व स्तर पर एक आपका जो है आरएसएस है, जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लिए काम करता है, जिसके सत्ता पे बैठे कौन इस समय है, नरेंद्र मोदी जी। उसी के भाजपा, उसी का अनुषांगिक एक संगठन है, और पूरी तरह उसका काम ही एक ब्राह्मणी व्यवस्था को पुनः जो सत्ता में लाना, पुनः उसकी सारी व्यवस्थाओं को मनुस्मृत, बताओ मनुस्मृत किसने लिखा है, मनुस्मृत के लेखक कौन है, कोई बता दे भाई, मनुस्मृत के लेखक कौन है, मनुस्मृत। चलिए, लग रहा है कि मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या भाई, दुविधा में मैं आ जाता हूँ जब लोग बोलते नहीं है तो। मनु ने मनुस्मृत लिखा है, मनु ने मनुस्मृत लिखा है। और मनुस्मृत ही हिंदू धर्म के एक से कर्मकांड की पुस्तिका है, और उसी को लागू करना, उसी पर काम करना जो है आरएसएस और बाकी लोगों का काम है। और सीधे उसी के उल्टा काम कौन करता है, वामसेप करता है, उनके कृतियों को उजागर करता है। तो वामसेप के अध्यक्ष ने क्या कहा, पुष्यमित्र शुंग ही राम है, और आपके पुष्यमित्र शुंग ही कौन है, राम है, जो आपका अयोध्या के राजा जो आपके हैं, जिनका मंदिर बन रहा है। और प्रमाण अल्लाह के देता कि देखिए ये चीजें मैच करते, उस टाइम से ये चीजें मैच करते हैं। अयोध्या के किनारे जो नदी बहती उसका नाम सरजू है। जब गद्दी पर बैठते हैं, राम गद्दी पर बैठते हैं, उन्होंने एक राजाज्ञा जारी की थी वहां से, पुष्यमित्र शुंग ने जारी क्या किया था कि जो भी लोग
इन मौर्यों के या इन जो मानने वाले थे, जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले के सिर काट कर जो भी लाएगा उसको मैं एक पढ़ दूंगा, मैं उसको एक सोने की मुद्रा दूंगा, प्रदान करूंगा। और होता क्या है कि पूरा गंगा ने जो फैजाबाद के जो बगल की नदी जो है पूरा सर से युक्त हो जाती है, और बाद में उसी का नाम सरजू पड़ता है वहीं पे। सरजू माने सर से युक्त नदी जो है। लेकिन फिलहाल इस तरह का लोग इस तरह से वर्णन आपके बामन में इस्लाम करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हम गौरव की बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमारे लिए गौरव की बात क्या है, आपकी क्या क्या चीजें आपके मौर्य वंश से क्या क्या चीजें आपके ली गई हैं, आपके जो आपके वर्तमान में जो आपका भारत है उसमें क्या क्या चीजें ली गई। देखिए यहाँ पे ये दृश्य है आपके राष्ट्रपति भवन का। राष्ट्रपति भवन का दृश्य है, और इस दृश्य के पीछे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ गौतम बुद्ध दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे राष्ट्रपति देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। प्रणब मुखर्जी का देखिए चित्र है ये, और ये आपके मदन क्या नाम है उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन थे, और इनके पीछे देखिए दृश्य जो दिख रहा है आपको है, दृश्य दिख रहा है आपके जो है कौन है, ये गौतम बुद्ध है। तो राष्ट्रपति भवन में आपके गौतम बुद्ध का जो राष्ट्रपति कुर्सी के पीछे, राष्ट्रपति पीछे गौतम बुद्ध का चित्र लगाया गया वहां पे है। ये हमारे कम से कम सम्मान और विषय का हर्ष की बात है कि हमारे एक अनुयायी, हमारे मौर्य वंश से प्रतिनिधि रखने वाले। एक चीज और, मैं मौर्य वंश की बात किया तो यहाँ से भूल गया मैं बताना आप लोगों को। आपके जहां पर मैं इसमें पोस्ट हूँ सिद्धार्थनगर में, ये जिला भी मौर्य वंश का ही राजधानी थी। खास करके देखिए दो शाक्य गणराज्य, शाक्य और दो शाखाएं होती हैं मौर्य वंश की। एक तो शाखाएं जाकर के पटना में जाके बसती है, एक शाखा आकर के जो है आपके सिद्धार्थनगर के अगल बगल के जिलों में आकर बसती हैं। तो आपकी पटना का जो राजधानी थी शाक्य वंशी राष्ट्रों मौर्य वंश से संबंधित का है, और गौतम बुद्ध का संबंध भी मौर्य वंश से है। जो सिद्धार्थनगर पूरा आपका है, जिसका नाम सिद्धार्थनगर है, गौतम बुद्ध के नाम से जिले का नाम सिद्धार्थनगर पड़ा हुआ। पटना आपकी नहीं, पटना नहीं, कपिल वस्तु राजधानी थी इनकी, और अगल बगल के क्षेत्र जो बिहार का, नेपाल का, ये क्षेत्र जो इन्हीं के अधीन था। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, गौतम बुद्ध भी हमारे मौर्य वंश से ही है। और देखिए यहाँ पे चित्र आपका दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे दूसरा चित्र आपका यहाँ पे जो है, चलिए तो शासन को लेकर के है। ये तो किसका चित्र है भाई, ये किस चीज का चित्र है, ये कौन सा पंछी है? मोर है। ये मोर का चित्र है, और राष्ट्रीय पंछी आपका है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंछी है। और जो मुगल वंश का नहीं, मौर्य वंश का जो आपका राजकीय जो प्रतीक रहा है, राजकीय पंछी जो रहा है, मोर ही रहा है, और मोर को भी वहीं से लिया गया है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के दो राजकीय चिन्ह जो आपके हैं किससे हैं, मौर्य वंश से संबंधित हैं। तो मोर भी भारत का आपके मौर्य वंश का ही जो प्रतीक है, इसी से मौर्य वंश से मौर्य, और मौर्य का टाइटल भी लोग कहते हैं यहीं से निकली है। देखिए आपका ये सबसे गर्व की बात तो हमारा ये है, चार मुख वाला शेर जो कि सारनाथ से लिया गया है, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस समय है। इसी के नीचे सत्यमेव जयते, तो बाकी चीजें ली गई हैं। ये देखिए अगला चीज आपका जो चौथा चीज आपके जो मौर्य वंश से भारत के जो दर्शन में, भारत के जो प्रतीकों में शामिल है, तिरंगे के झंडे के बीच में, तिरंगा झंडा जो आपका, उसके बीच में आपको चक्र दिखता है। ये चक्र है कि नहीं तिरंगे झंडे के बीच में? चक्र है कि नहीं है? कोई बताएगा चक्र कहाँ से आया हुआ है? क्या है? सुदर्शन चक्र है श्री कृष्ण का, या कृष्ण भगवान का चक्र है, या कोई और चक्र है? ये किताब में पढ़ रहा था, कक्षा 5 की संस्कृत किताब, वहां लिखा था कि भारत का राष्ट्रीय भारत के जो तिरंगे झंडे के बीच में जो चक्र है, इस क्या नाम है, ये विष्णु का जो चक्र है, वो सुदर्शन चक्र है, उसी का प्रतीक है। बताइए आप लोग भाई क्या मानते हैं, जो झंडे के चक्र जो लगा हुआ किसका चक्र है? वो बता दीजिए कोई। ये आपके जो है कि धम्म चक्र जो प्रवर्तन जो गौतम बुद्ध का जो उपदेश जहां से दिए थे प्रथम बार, बताइए भाई धम्म चक्र प्रवर्तन कहां से हुआ था गौतम बुद्ध का? सारनाथ। प्रथम बार जो गौतम बुद्ध ने अपना जहाँ पे धम्म उपदेश जहाँ शुरू किया, सारनाथ से किया था। तो वही धम्म चक्र जो धम्म चक्र जो आपका ये है, आपके धम्म चक्र आपके मौर्य वंश से ही लिया गया है। 24 तिलियां इसमें है,
परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि धम्म चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो जवाब क्या देंगे आप लोग? 24। तीलियां। तीलियों का प्रतीक देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किस तीली का प्रतीक क्या है? समृद्धि, संयम, आरोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेव, मैत्री, प्रेम, मतलब सारी चीजें जो भी 24 तीलियों का अर्थ जो यहाँ पे दिया गया है। आपके बौद्ध दर्शन से ही जो चक्र लिया गया है, आपके राष्ट्रीय झंडे की जो झंडा जो झंडे की जो चक्र जो आपका है, बौद्ध दर्शन से ही है, कहीं और से नहीं है। ये देखिए अगला चीज देखिए आपका आ गया है, ये क्या बताइए है, ये कौन सा चीज है? ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र क्या है? अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है भारत का जो परमवीर जो क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा शौर्य चक्र मिलता है, सेना को सम्मान जो मिलता है, उसको अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। देखिए बीच में देखेंगे यहाँ पे अशोक चक्र, देखिए बीच में दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है ना? अशोक चक्र जो है ये मौर्य वंश का जो अशोक है, जो चक्र है, उसी से लिया गया, इसी को अशोक चक्र कहते हैं। तो अशोक चक्र जो है ये भी आपके मौर्य वंश की निशानी है, सेना का सबसे बड़ा सम्मान है। अंत में देख लीजिए, ये जो दृश्य दिख रहा है आपको, अशोका हाल का दृश्य है। देखिए राष्ट्रपति भवन लिखा हुआ है यहाँ पे, राष्ट्रपति भवन अशोका हाल, जो जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बैठते हैं, जहाँ पे विभिन्न विदेशों के जो आपके शरणार्थी या जो भी लोग आते हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति जहाँ से मिलते हैं लोगों को, उसको राष्ट्रपति भवन या उसको अशोका हाल के नाम से जानते हैं, उसको अशोका हाल कहते हैं। तो कम से कम 5-6 चीजें आपके ऐसे हैं जो आपके मौर्य वंश से सीधे सीधे यहाँ से ली गई हैं, जो कि आपके भारत के प्रतीकों में सम्मान में शामिल है। चलिए अब हम सीधे आपको प्रश्नोत्तर की तरफ ले चलेंगे। अब सीधे आपको हम प्रश्नोत्तर की तरफ ले चलते हैं। चलिए आपका ये चलिए चलिए तो हो ही चुका है। चलिए देखिए अब आपको हम सीधे ले चलेंगे प्रश्नोत्तरी की तरफ। क्या आप लोगों को दिख रहा है इसके लिए? चलिए आ जाइए, आज हम आपको सीधे अब 25-30 प्रश्न है उसके लिए चलते हैं। देखते हैं हमारा पढ़ाई में कितना आप लोगों ने ग्रहण किया। चलिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, बता दीजिए भाई, जवाब दे दीजिए फर्दना। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। ये वाला सही है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का बताइए क्या सही करेंगे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसे हम मैकियावली की पुस्तक है प्रिंस, जो राजनीति की पुस्तक है, उसको उसकी तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। और एक चीज और जानिएगा, जब मैकियावली ऑफ इंडिया, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा है कि भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है, इसका जवाब आपका कौटिल्य रहेगा। या प्रिंस की तुलना किससे की जाती है, इसका जवाब आपका अर्थशास्त्र रहेगा। दोनों चीजें आप याद रखिएगा। और तीनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, वात्स्यायन का कामसूत्र और कालिदास का मालविकाग्निमित्रम भी याद रखिएगा किसने लिखा इसको है। तो ये लिखने वाले जो भी लिखा वो सही है। अगला वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करता है? अभी चर्चा किया था इसको लेकर हमने। चलिए जवाब सही आप लोगों का है, तो मैं इसको उठाने की भी आवश्यकता नहीं, इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसकी उसको प्रभावित किया था? अभी मैंने चर्चा किया इस पर था, आप लोगों को बता दीजिए। चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। सही जवाब आपका कारुवाकी है, इसका जवाब कारुवाकी ही है। अगला देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौर सैनी, मागधी और अंगिका।
तो क्या सही करेंगे? मागधी। 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 चलिए, सही जवाब आप लोगों का है। देखिए, सारे प्रश्न आपके जो लुसिएंट की जो किताब जो आपकी है, लुसिएंट की क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के, उसी से मैंने उठाया इसको है। सारे प्रश्न आपके वहीं से हैं, तो वही सारे प्रश्न आपको वहां मिल जाएंगे। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली, क्या सही करेंगे? तक्षशिला। तक्षशिला। में सिमुक शासक था, सिमुक वहां का राज्यपाल था, बाद में दबा नहीं पाता है वो। और उज्जैन का शासक उसमें था अशोक। तो अशोक को बिंदुसार कहता तुम जाओ, तो अशोक जाके वहां दबाता जाकर उसको वहां पे। तो तक्षशिला सही है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? देवानाम प्रियम और प्रियदर्शी नाम था, बता दीजिए। अशोक ही। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब आपका अशोक है। और यही दिखाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी जो है कि वो हिंदू धर्म को छोड़ता नहीं है, उसके प्रति उसका प्रेम और श्रद्धा बरकरार रहती है। देवान प्रिय के शब्दावली बताती है कि अशोक का कहीं कहीं देवताओं से, अभी तक हिंदू धर्म के देवताओं से उसकी मोहब्बत जो है या उसका प्रेम बना हुआ था। 8वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कौरव वंश, क्या सही करेंगे? देखिए, सबसे पुराना वंश वंश आपका ईस्वी में आता है, कुषाण उसके बाद है, कण्व भी उसके बाद है। पहला वंश आपका मौर्य वंश इसमें है। मौर्य वंश। इसका मौर्य वंश ही है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त का, कि चंद्रगुप्त इसका था, कि इसका पता किसका था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इसका मौर्य। बी वाला सही करेंगे, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार किया था? जूडिज्म, बौद्धिज्म, हिंदू, जैन, क्या सही करेंगे? बौद्ध। तो स्पष्ट रूप से बताया गया बार बार है। कहाँ गई मेरी कलम भाई? चलिए, बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। अगला है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सुधोधन ने, उमागुप्त ने, चाणक्य ने? चाणक्य ने किया था। तो उमागुप्त तो इन्हीं का क्या था? उमागुप्त जो था, नहीं, उमागुप्त कोई था ही नहीं, राधागुप्त नाम था उसका। तो चाणक्य ने सहयोग किया था, बिल्कुल सही है। साची किस कला व मूर्त कला का निरूपण करता है? साची का स्तूप जो है, जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का, ईसाई का, क्या सही करेंगे? बौद्ध। किसने बनवाया था साची का स्तूप? किसने बनवाया था? अशोक। कहाँ पर है? किस राज्य में? किस राज्य में है? एमपी में। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। क्या सही करेंगे? अशोक ने जैन धर्म स्वीकार किया था? नहीं। देखिए भाई, लिखा है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। किससे स्वीकार किया था जैन धर्म? जैन धर्म दीक्षा इसने किससे लिया था? नाम बताइए। भद्रबाहु नाम था उसका, भद्रबाहु। अपना प्राण कहाँ पे जाके त्यागा था? जगह का नाम बताइए, राज का नाम बताइए, पहाड़ी का नाम बताइए। श्रवण बेलगोला। कहाँ पर? किस राज्य में? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। चंद्रगिरी पहाड़ी है, कर्नाटक, चंद्रगिरी पहाड़ी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बता दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। गद्दी पर कब बैठा था वो? गद्दी पर कब बैठा था? 321 ईसा पूर्व में। 321 में गद्दी पर बैठा था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़, तोल, काकड़ी, दिनार, क्या सही? चलिए, पड़ का आया था, पड़ नाम था उसका, पड़ था।
निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। क्या सही करेंगे? अजातशत्रु। अजातशत्रु। ये हर्यक वंश का था ये, और प्रथम बहुत संगीत इसी ने कराया था ना। प्रथम बहुत संगीत कराने वाला अजातशत्रु ही था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, कोई नहीं। बिंदुसार। 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 बिंदुसार कैसे हो गया? बिंदुसार तो इनमें से पुत्र थे कोई अशोक के। नहीं, बिंदुसार कोई का नहीं पुत्र है। अशोक था। कुणाल नहीं सही है। अशोक के कुणाल। कुणाल सही नहीं है। कुणाल। कुणाल सही है। अगला अगला देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख शाकदत्त। विशाख दत्त ने लिया विशाख है। दत्त। इसी में चंद्रगुप्त को वृषण कहा गया। वृषण, वृषण माने निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला। थोड़ा सा अपनी आवाज आप लोग कंट्रोल करिए। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किसमें है? देखिए, इसका सही आपका शिलालेख ये वाला है। नहीं भाई, गलत हो रहा है। शिलालेख 11 शायद है। शिलालेख 11 कौन है इसमें? 10, 11, 12 हो गया है तो 12, 13। देखिए मैं इसको हटेगा कैसे? 1 मिनट। तो हटने वाली व्यवस्था कौन सी है? इसको कैसे हटाएं कलम को? कलम नहीं हट रही है। 1 मिनट, 1 मिनट। तो हट ही नहीं रही। चलिए, कलम नहीं हट रही है तो उसको बिना हटाए मिलेगा नहीं अभी। चलिए थोड़ा सा छोड़ते हैं इसको। शायद शिलालेख 11 आपका है। शिलालेख 11 ये देखिए आपका 12 होगा। 12 नंबर है ना ये? शिलालेख 12 है। यक्ष, यक्ष माने हो गया 10 आपका। 11 और 12, 12 शायद यही आपका है, इसी वाला। इसको हटाने वाली व्यवस्था नहीं मिल रही है। इसको हटा दें यहाँ से, तो हटा देते हैं। हटाने वाली व्यवस्था यहाँ साथ समाप्त हो गई है। अगला देखिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? बता दीजिए भाई। मेगास्थनीज किस दरबार में आया था? इसका जवाब आपका सी वाला सही है। सही है, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? सेल्यूकस कब हारा था? 352 ईसा पूर्व में, 123 में, 261 में। किसको सही करेंगे? 305। 305 सही इसका है। 305 में सेल्यूकस हारा था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? मैंने अभी बताया था आपको कि मैं चाहे सोया रहूं, चाहे निवास में रहूं, कहीं पर भी रहूं, गुप्तचर हर समय सूचना मुझ तक पहुंचाएं। अशोक। जवाब क्या करेंगे? सम्राट अशोक का जवाब देंगे आप। नाम अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भागीदारी भारी देख करके युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग देता है। युग में से कोई नहीं। सही करेंगे। थोड़ा सा कट गया है। भारी युद्धपात को, रक्तपात को देख करके, रक्तपात यहाँ पे था, कट गया है। रक्तपात को देख करके जो अशोक ने चलिए पुनः आगे प्रश्न वही। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बता दीजिए भाई। प्राकृत में, ब्राह्मी में, संस्कृत में, ब्राह्मी में, पाली में, ब्राह्मी में, इनमें से कोई नहीं। प्राकृत और ब्राह्मी में लिखे गए हैं। ये पहला सही इसका जवाब है। प्रकृत भाषा और ब्राह्मी में लिखे अशोक के अधिकांश अभिलेख आपके इसी भाषा में, प्रकृत और ब्राह्मी में है। इसका पहला वाला सही है। सही इसका यहाँ पे। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण
या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? अभी बताया मैंने आपको, बता दीजिए। अभी मैंने चर्चा किया, इसको लेकर किया था 2 मिनट पहले। बताइए इसमें से कौन सही करेंगे? विसर्ग शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है चंद्रगुप्त के लिए? मुद्रा राक्षस में निम्न कोट का इसे कहा गया है, विसर्ग शब्द का प्रयोग वहां पे हुआ है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? गलत कौन इसमें? इन पर बढ़िया पालिश है, या खंड है, स्तंभों का शैप्य शुंडाकार है, या स्थापत्य संरचना के भाग है? क्या सही करेंगे? इसका देखिए डी वाला सही है, ये स्थापत्य संरचना के भाग, डी वाला सही इसका है। खास करके देखिए अशोक ने जो बनाया था, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? दिखाई दे रहा है, डी वाला सही है। डी वाला अशोक ने जो स्तंभ बनवाए थे अपने, खास करके जनता को, शासनादेश को खुलवाने के लिए बनवाए थे उसने, कि मतलब मेरे आदेश जो है लोग देखें, सुने, समझें इसको। स्थापत्य कला के भाग नहीं है। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? बता दीजिए भाई, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। चलिए, अशोक ने किया था। अभी आपको पढ़ा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है पहली बार? आर्य शब्द, आर्य शास्त्र, अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में, मंजरी में? अर्थशास्त्र। प्रथम बार जो शूद्र के लिए आर्य का प्रयोग, आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में प्रभावित होकर के किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? सही भाई, बौद्ध धर्म दीक्षा किसने लिया था उसने? देखिए उसका दरबारी था, जो मैंने अभी बताया था आपको, निग्रोध था जो उसके दरबार में रहता था, लेकिन मैंने बीताशोक नाम बताया था, बीताशोक नाम लिया था मैंने। तो आप निग्रो या निग्रोथ याद रखिएगा, निग्रो नहीं निग्रोथ शब्द है ये। उसके दरबार में था, शायद चाचा लड़का था उसके, अशोक के। तो निग्रोध को देख करके, निग्रोध की प्रसन्नता को देख करके अशोक मन में जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की बात आई थी, 4 वर्ष बाद जो है उसने उपगुप्त से क्या लिया था? उपगुप्त। देखिए यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि मैंने गलत और किया था। अभी बताया था मैंने, बताया था कि 8वें वर्ष के बाद, 8वें वर्ष में उसने आक्रमण किया था, लेकिन शायद 4 वर्ष बाद है उसमें आक्रमण किया था उसने, अशोक ने, कलिंग पर। तो दोनों चीजें यहाँ पे हैं। अगला है, किसने पाटलिपुत्र को पौल ब्रोचा या पौल ब्रोथा कहा है? मेगास्थनीज, स्ट्रोबो, प्लूटार्क, एरियन? क्या सही करेंगे? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज। आपको अभी इसके पहले, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? अभी देखिए नाम उसका लिया था मैंने, बता दीजिए फट देना। महाबली, वीर सिंपे, तिस्य और राधा सिंधे? तिस्य सही है। देखिए महाबली नदी, महाबली गंगा नदी कहाँ बहती है? महाबली गंगा नदी कहाँ बहती है? श्रीलंका में। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा नदी है, श्रीलंका में बहती है ये, महाबली। अगला देखिए, किस जैन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व में, परिशिष्ट, पर्यन में, अंग में, उपांग में? क्या सही करेंगे? तो परिशिष्ट पर्यन है, इसे जानते हैं। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, परिशिष्ट पर्यन। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? सबको आना चाहिए। सी वाला सही है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 11, 12, 14, 15? क्या सही करेंगे? क्या जवाब 15 है? 15 सही है। 15 भागों में विभक्त है। 6000 श्लोक संस्कृत में इसमें लिखे गए हैं। इसका संबंध जो है राजनीति से है। चलिए, तो आपका समाप्त हुआ। अंत में, सबसे अंत में देखिए यह है, पाली ग्रंथ गाथा सगहों में चाणक्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का चाचा का पुत्र बताया गया है, चाचा का पुत्र है वो। और आपका ये समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़े रहने के लिए, इतना देर आप लोग जुड़े रहे।
सर बताइए। बताइएगा।